नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। राहत बनाम राजनीति, यानी कि राहत वर्सेस राजनीति। राहत उत्तर प्रदेश में दी जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में हालात गंभीर हो चुके हैं, नदियां रौद्र रूप में है, शहर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घर को छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस आपदा की घड़ी में क्या सियासत राहत से बड़ी हो चुकी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 को मैदान में उतार दिया। मंत्री नाव में खुद उतरकर गांव-गांव जाकर राहत पहुंचाते हैं। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज की बाढ़ पर बीजेपी सरकार को घेरते हैं। करोड़ों की जो डुबकी है यहां पर, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि इसका हिसाब मांग रहे हैं। क्या सरकार ग्राउंड पर वाकई में सक्रिय है या प्रचार के लिए यहां पर निकली हुई है? ये तमाम सवाल जो है विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं। और ये भी बता दें आपको, क्या विपक्ष सवाल जो कहीं ना कहीं उठा रहा है, जनता की पीड़ा की सच्ची आवाज बन भी पा रही है या नहीं? तमाम हम आपसे जो कहीं ना कहीं लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ जितने भी माननीय जुड़े होंगे उनसे बातचीत भी करेंगे और चर्चा भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट्स। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुंभ के नाम पर जो अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया, एक इवेंट बना करके अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार किया, वहाँ पर झूठे आंकड़े पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी ने लापता लोगों के बारे में पूछा और डूब करके हुई मौतों के बारे में, मृतकों के बारे में पूछा, तो उस समय सरकार का मुंह बंद था। और आज जब बाढ़ की चपेट में है प्रयागराज, जहां गंगा लगभग 1 मीटर ऊपर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लिहाजा जनपद प्रयागराज के बहुत सारे मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, बहुत सारे गांव जलमग्न हो गए हैं। बस्ती छोड़ करके लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है। पिछली सारी सरकारों को देखना चाहिए और खुद उनकी सरकार में भी बाढ़ जब आती है तो बहुत सारी जगह पानी भरता है और सरकारें उसका प्रबंध करती हैं और सरकार उसको देखती। स्वयं योगी आदित्यनाथ आज तमाम क्षेत्रों का दौरा करने गए, अयोध्या में स्वयं वो पानी में उतरने जा रहे। तो मुझे लगता है पानी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, सूखा, तमाम इस तरह की चीज़ें जो प्राकृतिक आपदा, जिनका अनुमान लगाना हर बार कठिन होता है। और मुझे लगता है नदियों के आसपास जो क्षेत्र नीचे स्तर पर होते हैं वहाँ हमेशा बाढ़ का पानी भरता है, लेकिन सरकारें काम करती हैं और वहाँ के लोगों को सुविधाएं देती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार में स्वयं योगी आदित्यनाथ पानी में उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। इसी के साथ विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में वो भी जुड़ जाएंगे। करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशिया न्यूज़ पे। मैं बीजेपी नेता के पास सबसे पहले जाना चाहूंगी। रोहित जी, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा है और खुद से अब ग्राउंड पर उतर कर तमाम नेता मंत्री जो है राहत बचाव कार्य कर रहे हैं, सामग्री बांट रहे हैं, लोगों की मदद भी की जा रही है। अब इस मुद्दे पर भी राजनीति होनी चाहिए। कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होते। जब भी कोई इंसिडेंट होता वो उसको लपकने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या ये राजनीति करने का मौका है? क्या राजनीति करने का कोई मुद्दा है? आप हर जगह हर चीज में राजनीति ढूंढते लग रखते हैं कि कहीं से आपको बेनिफिट मिल जाए। क्या आपके समय में बाढ़ नहीं आई? लेकिन क्या प्रबंधन थे? देखिए, किसी भी सरकार की उत्कृष्टता उसके प्रबंधन और उसके निवारण से लगाई जाती। मैं हमेशा कहता हूँ, बाढ़ है एक प्राकृतिक चीज है और केवल भारत इससे प्रभावित नहीं है, कनाडा, यूके, अमेरिका, सारे ऐसे देश प्रभावित हैं। लेकिन सरकार की दक्षता की अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो वो हमेशा उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके निवारण, उसके उपचार से करेंगे। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितने जिलों का दौरा किया था अखिलेश यादव? मैं तो 15 जिले उंगलियों पे गिना सकता हूँ। वही परंपरागत तरीके से वो संरक्षण उनका होता था। किसी टेक्नोलॉजी का यूज उन्होंने कभी किया? केवल अगर उनसी होती थी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे होती थी। आज और सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात आप समझिए कि वो जब भी कोई कार्य करने के लिए या उसके निवारण के लिए होता तो बाढ़ आने के बाद होता। टीम 11, टीम 12 का गठन कब किया गया? और हम बाकायदा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेस ब्रीफिंग की भी बात करें तो आप देखिए, रोज लगभग प्रेस की ब्रीफिंग होती है। पिछली सरकार में होती थी कभी क्या ब्रीफिंग कि क्या कर रही है सरकार, क्या हो रहा है, बाढ़ से लेके क्या प्रबंधन कर रही है, उसके क्या उपचार कर रही है? तो केवल मुद्दा बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए मुझे लगता है शायद विपक्ष मुद्दों की तलाश कर रहा है
और मुद्दों की तलाश करते करते भटक जाता है, किसी भी मुद्दे पर चला जाता है, जगह खड़ा नहीं होता है, फिर मुंह की खाता है, फिर वापस आता है। यही हो रहा है कुंभ में भी। आप देख लीजिए, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था जब आप एक इंट्रो चला रहे थे उनके किसी नेता का, कि वो कुंभ की बात कर रहे थे। कितना आश्चर्यजनक बात थी जब योगी जी ने ये कहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस कुंभ में डुबकी लगाएंगे। तो उनका इतने कहां से आ जाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और जब 66 करोड़ लोगों को मतलब कर लिया गया, नहीं तो हो सकता है ना उनको ये ना पता हो कि जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, तो भारत जनसंख्या के मामले में आगे है, तो 40 लाख से भी ज्यादा डुबकियां कहीं ना कहीं लगा पाएंगे। करण सिंह जी मेरे साथ है, रुकिए ना रोहित जी। करण जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है अर्थव्यवस्था के मामले पे लगातार हम ऊपर पायदान पे आते जा रहे हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं अभी भी हर एक राज्य में अगर भारत के देखा जाए कहीं ना कहीं कमी है। उत्तरकाशी में देख लीजिए जो इतना भयावह मंजर आज देखने को मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कई चीजें हैं जो ठीक समय रहते हो जानी चाहिए ताकि उन समस्याओं से जनता ना जूझे। देखिए, बहुत सही बात आपने कही। और जो आज का विषय है, जो अखिलेश यादव जी ने अपना बयान दिया कि किस प्रकार के बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, तो उनको तो कहने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि उनके समय में भी लोग इसी प्रकार से बाढ़ से पीड़ित थे। उन्होंने भी कोई बहुत अच्छे उपाय व्यवस्थाएं जनता को नहीं दी थी जिस प्रकार से इस समय जनता पीड़ित है। और तो यही तो कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं ना, राहत बनाम राजनीति। इसलिए तो हमने बोला ना कि राहत दी नहीं जा रही है और मुद्दे पर राजनीति इतनी कर लेते हैं सब। जी नहीं, विषयों की बात होनी चाहिए, जो मूल विषय है उस पर बात होनी चाहिए। जो बाढ़ का पानी है, जो नदियां हैं हमारे प्रदेश में, ये सब हमारी अमूल्य धरोहर है। पहले के समय में 70% सिंचाई इन नदियों से ही होती थी। बाढ़ का आना भी कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता था, कि बाढ़ जब आती थी तो वो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी वहां के लेके आती थी और मैदानी इलाकों में बिछा देती थी। पर अब व्यवस्थाएं बहुत ही खराब हो चुकी हैं। जो नदी का क्षेत्र है, जो बाढ़ संभावित क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में अवैध रूप से कॉलोनियां बस चुकी हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस गई हैं, लोग आके बस गए हैं। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि किस प्रकार से नदियों के बाढ़ आशंकित क्षेत्र में भी कॉलोनियां बस गई। कैसे बस गई भाई? इस पे काम होना चाहिए था कि बाढ़ अगर उस क्षेत्र में जब कॉलोनियां बसती हैं तो उसमें होता क्या है कि जल में वो कॉलोनियां डूब ही जाती हैं, पर उससे जो जल अविरुद्ध होता है उससे जो है दूसरी कॉलोनियां भी डूब जाती, जहां पे पानी नहीं गया होता था, जिन गांव में पानी नहीं जाता था वहां पर पानी पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वृक्षों की लगातार कमी हो रही है। जो वृक्ष होने चाहिए, जहां पे ऐसे क्षेत्र है वहां पे वृक्ष तो अवश्य रूप से होने चाहिए, वृक्षों की बेहद कमी हो रही है। इस पे सवाल होने चाहिए। तो इस पे सवाल ना होकर केवल राजनीति हो रही। और हम देखिए, यूरोपीय देशों से हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए किस प्रकार से अगर वो लोग नदी किनारे लोगों को बताते भी हैं तो किस प्रकार से तैरते हुए घर बनते हैं उनके, कि बाढ़ आ गई तो घर उनका तैरने लगता है। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी सबके पास में, सब देशों के पास में, यूरोपीय देशों के पास में, भारत में भी इस प्रकार से लोगों को सोचना चाहिए, प्रशासन को, शासन को सोचना चाहिए कि हम बाढ़ के पानी का किस प्रकार से सदुपयोग कर सकें, नदियों के पानी किस प्रकार सदुपयोग करें। वो सदुपयोग नहीं हो रहा है, केवल जनता इसमें बहुत बुरी तरह से पिस रही है। ठीक है जी। रोहित जी बताइए क्या कह रहे थे? कहीं ना कहीं यहाँ पर जो करण जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनरी खत्म हो रही है, एनवायरनमेंट में इतनी परेशानियां हैं, उसके मद्देनजर भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें सरकार को, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, किसी को भी इस मुद्दे पर राजनीति से इतर उठकर आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं जनता की, ना कि इस पर कहीं वो सामने वाला जो कर रहा है उस पर भी सवाल यहाँ खड़ा कर दें। हमारे साथ ने नदियों के प्रबंधन की बात कही। अगर आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास डालें तो नदियों के प्रबंधन में, मतलब जो चाहे ड्रोजिंग और गाद हटाने की बात हो, चाहे वो नदी के तटबंधन की बात हो, चाहे वो सरयू नहर परियोजना की बात, चाहे नदियों के पुनर्जीवन की बात हो, नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाने की जो बात जिसका इन्होंने भी जिक्र किया था, जल शक्ति मंत्रालय जो सिंचाई को लेकर के उस पर काम किया, वृक्षारोपण को लेकर के जो सरकार कार्य कर रही है। आप देख रहे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, कभी राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। और मैंने बहुत क्लोजली इसको इसलिए देखा क्योंकि मैंने लंबा समय मीडिया में बिताया और मैंने देखा कि पहले की सरकारें क्या करती थी। केवल अगर वहां से जिलाधिकारी या लोकल प्रशासन जो कह दिया बस वही मान लिया, ना हवाई सर्वेक्षण, ना ड्रोन से कुछ,
मतलब किसी भी तरह की ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, जो अनादिकाल से एक तरीका यूज होता चला आ रहा था, बस वही हो रहा। और प्रेस को तो बिल्कुल कोई ब्रीफिंग दी ही नहीं जाती। और मुझे लगता है इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जिस तरह से इस सरकार में डे बाय डे संबंधित लोग आकर के इसकी ब्रीफिंग देते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार इसको लेकर के कितना जागरूक है और कितना कार्य कर। जी देखिए, एक अतिक्रमण की जहां तक बात, ये एक सिविक सेंस पे भी निर्भर करता है। हाँ ऐसा तो नहीं है कि वो जो लोग वहां रह रहे हैं उनको वो लोग क्या करते हैं। देखिए, चूंकि मैं गंगा के किनारे के शहर का रहने वाला हूँ, ये लोग क्या करते हैं, जब नदी का जो जल स्तर है गिर जाता है, तो हमें ज्यादा जगह मिल जाए, हमारे परिवार के ज्यादा लोग और जाकर के रह लें और सेपरेट हो जाएं, वो जाकर के नदियों के आसपास अपना घर बना लेते हैं। और फिर उसके बाद सरकार को जो है इसकी, लेकिन अगर अतिक्रमण की बात करें तो आप फिर आंकड़े उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज को दस्तावेजी प्रमाण, उसके लिए भी जो प्रबंधन इस सरकार ने किया है वो सराहनीय है। जी ठीक है रोहित जी, हमारे साथ विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। विनय जी, रोहित जी का कहना है कि ग्राउंड पर उतर कर तो समाजवादी पार्टी से कुछ होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, मामले पर राजनीति कर लेते हैं। लेकिन विनय जी, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में हम ऊपर के पायदान पर आते जा रहे हैं और तस्वीरें अगर इस तरीके की बाहर आती हैं और इसमें ऐसे मुद्दों पर, इतने संवेदनशील मुद्दों पर अगर राजनीति होती जाएगी तो क्या मैसेज हम डिलीवर करेंगे वर्ल्ड को? देखिए, तीन चीजें इन्होंने कहा है। एक तो कहा है कि अर्थव्यवस्था की बात की है, तो अर्थव्यवस्था आज अगर आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, धरातल पे क्या है, ये तो बताने का प्रयास करो। धरातल पे हमारी स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, हम कहाँ पर खड़े। हम बहुत ही बुरी दशा में आज भारत की अर्थव्यवस्था है। दूसरी चीज इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी की बात करी। आज मुझे मालूम है कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करते, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, पहाड़ों के बीच क्या कहते हैं कि बादलों के बीच में जो है हम अपने जो है जहाजों को छुपा लेंगे, जब युद्ध होगा हम गैस से जो नावे से गैस बना लेंगे। यही टेक्नोलॉजी है कि रात में रॉकेट लॉन्चर दिखेंगे नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इन लोगों से कुछ भी नहीं होना है। ये झूठ की पाठशाला के झूठे विद्यार्थी लोग आकर के जो है ये डिबेट के नाम पर झूठ फैलाने का काम करते हैं। आज स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत भयावह। क्या काम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन सा काम हुआ, किसने काम किया है? आज केवल झूठ बोला जा रहा है, केवल झूठ बेचा जा रहा है। कभी लोगों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को नौकरियों से दूर किया जा रहा है। नहीं तो रोहित जी का सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में थी ऐसा क्या काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा रोहित जी पूछना चाह रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ग्राउंड पर उतर कर कभी देखा नहीं कि क्या हाल है यहाँ पर जनता का। अगर इस तरीके की कोई समस्या आती थी, बाढ़ आती थी या कुछ आता था, बस कुर्सी पर बैठकर बयानबाजी कर देते थे, लेकिन ग्राउंड पर जाकर हालात नहीं देखे कभी जनता के। रोहित जी को चैलेंज है, इन्होंने बापत मेडिकल कॉलेज की बात करी थी। 3 मेडिकल कॉलेज के नाम बता दो कि जो जमीन अधिग्रहित करके जिन मेडिकल कॉलेजों को खोला गया है, जहाँ पे पत्थर से लेकर के मेडिकल कॉलेज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम बताइए समाजवादी पार्टी के समय में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, कहाँ पर क्या कौन सा विकास हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अमौसी से चले और चल करके चुनाव कर एक भी विकास का आयाम बता दे, हम इनकी हर बात मानने को तैयार है। ये सब झूठे लोग हैं, ये झूठ की पार्टी। नहीं तो आप लोग तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ ट्विटर पर सियासत कर रहे हैं, यानी जिसको अब एक्स कहा जाता है, सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया पर तस्वीरें कहीं ना कहीं चस्पाने के लिए इस तरीके की। आप क्यों जाना जा रही है? हम आपको विकास बता रहे हैं। हम बता रहे बदायूं में मेडिकल कॉलेज हमने खोला, बहराइच में मेडिकल कॉलेज हमने खोला, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज हमने खोला, चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज हमने, ये सब बड़े। ठीक है रोहित जी है, विनय जी आपने जितने सवाल किए रोहित जी है। रोहित जी, विनय जी का कहना है कि इतना विकास हमने उत्तर प्रदेश का किया है, उत्तर प्रदेश का विकास उन लोगों ने नहीं किया है। अगर आप इस समय पर 3 मेडिकल कॉलेज गिनवा दें, ऐसे तमाम जो भी विकास कार्य कर रहे हैं उसको गिनवा दीजिए, तभी जनता इस तरह से जूझती नहीं। विनय जी का सवाल है। ये 3 बता दो। अरे विनय जी रुकेंगे तो आप बताएंगे ना, रुकिए तो सही। जी रोहित जी, शायद अगर मुझे जहाँ सुनाई दिया ना, शायद प्रति व्यक्ति आय की भी बात।
तो 2012 में जो प्रति व्यक्ति आए 32,000 रुपये, एकल सर्वे के डेटा है, ये मेरे घर के डेटा नहीं है, वो 2016 52,671 हो गई और 2017 से 24 के बीच में 93,514 हो गई। बड़ी नहीं है, आंकड़े हैं इनके पास। और मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा। नहीं तो वो इसके मुझे जवाब में बताइए विपक्ष अखिलेश कहता है कि यादव जी, इन्फ्लेशन का दौर भी था। विपक्ष ये जवाब हमेशा रख देता है जब भी इस तरीके के आंकड़े सोशल नहीं मीडिया विपक्ष पर। तो ये भी बीमारू राज्य है। हाँ। और योगी जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप मुझे बताइए, इससे पहले कभी आपने सुना था? जितने मुख्यमंत्री आए सबको बीमारू राज्य, उसमें जो यू लगा है बीमारू में उत्तर प्रदेश के लिए रहते थे कि हमें उसके लिए पैकेज दीजिए। मंत्री ऐसे है जिन्होंने उत्तर प्रदेश है मेडिकल कॉलेजेस में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है आपके जो है एक्सप्रेसवेज। बात करने चले जाते हैं बिना किसी डेटा के, हवा में बात करिएगा। मुझे डेटा दीजिए, मुझे बताइए अखिलेश यादव बाढ़ प्रभावित का दौरा किया था, मुझे गिन के बताइए और मुझे उसके डेटा दीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। आप लोगों के पास हवा की बातें होती है, झूठे हैं झूठे। अरे झूठे वो होते हैं जिनके पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते, जिनके पास आंकड़े नहीं होते। मैं तो एक एक आंकड़े आपको दे रहा हूँ। प्रति व्यक्ति आए कि आपने बात करी ना, बताइए मुझे किया नहीं हुई। खैर ठीक है, इससे जितना मैं मेरे पास एक डेटा है, मुझे लगा था कि ये सवाल होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने बीमारू राज्य बताया भी है, तो ये उत्तर प्रदेश से ऐसे ऐसे नायाब चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री पद तक बैठे हुए, तो उत्तर प्रदेश कैसे यहाँ पर बीमारू राज्य हो सकता है? चाहे आप कांग्रेस पार्टी में ले लीजिए, समाजवादी पार्टी में ले लीजिए या बीजेपी की पार्टी में ले लीजिए, ऐसे ऐसे फेस हैं जो प्रधानमंत्री तक बने हैं वहां पर, तो उत्तर प्रदेश कैसे बीमारू राज्य हो सकता है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। ना एक बीमारू का मतलब नहीं, बीमारू का मतलब एक होता था कि ये राज्य बीमारू में जिसमें जो यू शब्द है, वो यू शब्द प्रयोग होता था उत्तर प्रदेश के लिए। करण सिंह जी से पूछ लीजिए कि ये उसमें शामिल है। ठीक रोहित जी दीजिए ना, एक बार जवाब दीजिए ना, मैं करण सिंह से भी प्रतिक्रिया लूंगी। करण जी के पास भी जाने, वो ये पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसे आप चुनिंदा कार्य बता दीजिए, जिस तरीके से आपने भी ये बताया कि भाई प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है, वो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस या फिर टेक्नोलॉजी की इस तरीके से उभारने के लिए, उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया गया, एक जवाब दे दीजिए ना समाजवादी पार्टी के। बता दे रहा हूँ, अभी तक स्वतंत्र भारत में एक भी एरोनॉटिकल वर्कशॉप नहीं थी। पहली एरोनॉटिकल वर्कशॉप उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रही। अभी तक यहाँ के हवाई जहाज जो खराब होते थे वो विदेश जाते थे बनने। पहली बार ऐसा एरोनॉटिकल वर्कशॉप बन रहा है कि हमारे देश के हवाई जहाज यही बनेंगे। बमोस का जो फैक्ट्री डाली जा रही है वो उत्तर प्रदेश में डाली जा रही। और आपको बताएं बड़ा चौंकाने वाला फैक्टर, जिस स्टार्टअप ने देश में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया, जिसने हमें डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर कर दिया, सबसे ज्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करूं, आप एक एक डेटा मेरा चेक कर लिएगा, कभी गलत हो मुझे पकड़ लीजिएगा। 380% बढ़ोतरी आई है योगी सरकार में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म होने की। तो क्या ये उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। ये वही उत्तर प्रदेश है ना जो हमेशा जिन क्षेत्रों में मैं रहता हूँ आए दिन मर्डर होते थे। आज ही देखिए, कल एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसने एक महिला से बदतमीजी करी, आज उसका एनकाउंटर हुआ। आपके समय में क्या होता था? नहीं तो आप एनकाउंटर वाली बात क्या करें, बदतमीजी कर दी तो एनकाउंटर कर दिया। अरे बदतमीजी करेंगे, आप भागेंगे, पुलिस पे हमला करेंगे तो पुलिस की आपकी मार सहेगी। आपको पुलिस आपके अपराध के लिए पकड़ रही है, आप पुलिस पे हमला करेंगे तो पुलिस क्या पूछेगी? बिल्कुल नहीं पूछेगी। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। अपराधियों का एक ही जो है परिणाम होगा, अपराध करेंगे तो या तो जेल में रहेंगे, और स्पष्ट है ये। ठीक है, करण सिंह जी आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, समय बहुत कम है। हालांकि आप उन लोगों से बात कराइए, है ना, वो प्रचार कराना है अगर बीजेपी का, तो डिबेट क्यों कराती है? अरे हमने पूछा है तो हमें बोलने का मौका दीजिए, सबसे वही बोल रहे हैं। गजल गाना गाते हैं आप लोग चैनल वाले। साल हम देखते हैं या तो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, और जितने भी हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं इसको केवल प्राकृतिक आपदा कह करके इसको खत्म कर देते। प्राकृतिक, मोदी जी ने भी कई बार इस वक्त कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पे हमारा कोई जोर नहीं। तो देखिए, इस पे गहन चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए कि क्यों इतनी प्राकृतिक आपदाएं हर साल आ रही हैं। या तो सूखा पड़ता है या तो बाढ़ आती है।
कभी भी पिछले 10, 12, 15 सालों से मौसम सामान्य नहीं रहा। तो इसके पीछे के जो पहाड़ों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, जो नदियों किनारे अतिक्रमण हो रहे हैं, जो जंगल समाप्त हो रहे हैं, जंगल में हम देखते हैं केवल सेलेक्टेड पौधे मिलते हैं, साखू सागुन, बाकी जो प्राकृतिक जो अनेक मल्टीपल प्रजाति के जो वृक्ष होने चाहिए वो नहीं दिखते हैं। पहाड़ों पे घुसपैठी आके बस गए हैं। यूपी में सबसे अधिक घुसपैठी आ चुके हैं, हर जगह वो अतिक्रमण किए लेकिन हुए उसके हैं। बावजूद यहाँ पर इन सब उत्तर चीजों पे प्रदेश के हालात कार्रवाई उस होनी तरीके चाहिए। से सही नहीं हो पाए जिस तरीके से होने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो कितने, मतलब 9 से 10 ऐसे मैं बड़े चेहरे आपको गिनवा सकती हूँ जिसमें से उत्तर प्रदेश की ही सीट से लड़कर प्रधानमंत्री पद तक भी बैठे होंगे, लेकिन हालात जस के तस नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन बात फिर से यही आ जाती है कि कब तक हम राहत के मुद्दे पर, जनता के मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करते रहेंगे, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए तस्वीरें खिंचाते रहेंगे? क्या ऐसा जरूरी नहीं है? किसी चीज का समाधान जड़ से होना चाहिए? या 8-8, 10-10 साल रहने के बावजूद आप या कोई भी पिछली सरकार आगे आने वाली सरकार को कोसेगी, आगे आने वाली सरकार पिछली सरकार को कोसेगी, लेकिन जनता कब यहाँ पर निष्कर्ष पाएगी? जनता कब समाधान पाएगी? जनता कब जी पाएगी? क्योंकि उनका तो सब कुछ उजड़ जाता है। वो आशियाना जो उन्होंने तिनका तिनका करके बनाया होगा वो इस बाढ़ में उजड़ जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।